नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज मैं आप सबके लिए वर्ग 8 के हमारी दुनिया पुस्तक के चैप्टर 1 के साथ आपके सामने हूँ। आज हम इस पूरे चैप्टर के पाठ को पढ़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और उसके बाद उस पुस्तक में, उस पाठ में आए हुए सारे प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और समझेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए कि आगे आने वाले दिनों में आपके सभी पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर हर पाठ वाइज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको हमें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और सारे प्रश्न उत्तर को जानते हैं। प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, आज हम इकाई 1 को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम संसाधन पाठ को देखेंगे और इसके प्रश्नोत्तरी को हम इस पाठ में करेंगे। तो प्रश्नोत्तरी को करने से पहले हम एक बार संसाधन पाठ को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे और उसके बाद सारे प्रश्नोत्तरी को हम करेंगे। प्यारे बच्चों, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप पाठ को पूरे विस्तार से आप एक एक वाक्यों को और ढंग से उसको आप पूरे ढंग से पढ़ के और समझ लीजिएगा। आइए हम जानते हैं संसाधन। पाठ का नाम क्या है? संसाधन। संसाधन का जो इंग्लिश होता है वो होता है आपको रिसोर्स। वो होता है आपको रिसोर्स। ठीक है, इसे हम नोट कर लेंगे। अब देखिए संसाधन क्या है। हमको हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी हमें आवश्यकता है और वो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। मान लीजिए हमको कपड़ा पहनना है तो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी ना। शर्ट पहनना है तो उसकी आवश्यकता है। भूख लगी है तो भोजन की आवश्यकता है। घर बनाना है तो घर बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। मिट्टी लगेगा, बालू लगेगा, ईंट लगेगा। तो ये सब चीज़ भवन बनाने के लिए साधन है। वस्त्र है, वस्त्र में बहुत सारे सब बटन लगेंगे, धागे लगेंगे, उसको जो सिलेगा वो लगेगा। तो ये चीज़ जो आपके आवश्यकता की जो पूर्ति करता है, जो चीज़, वो संसाधन कहा जाता है। तो अगर हम कहें कि संसाधन क्या है तो हम कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन है। हमारी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत जिस चीज़ से पूरी होती है वो क्या कहलाता है? वो संसाधन कहलाता है। यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन। अगर हम कहें कि हमारे सभी वस्तुएं, सभी जीव जंतु संसाधन है जिसका हम अपने ज़रूरत के लिए उपयोग करते हैं। अगर कहा जाए सभी चीज़ें संसाधन है तो बिल्कुल संसाधन है, अगर वो हमारे ज़रूरत में काम आता है। अब जब संसाधन है तो संसाधन में कुछ प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, कुछ मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं और स्वयं मानव भी होता है। ये सब संसाधन है। जैसे हमने जाना कि सारी वस्तुएं संसाधन है,
तो कुछ वस्तु से प्रकृति होगी, यानी प्रकृति ने बनाया होगा, जिसको ईश्वर ने बनाया होगा, और कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसको आदमी ने बनाया होगा, मानव ने बनाया होगा। और समान प्रकृति की वस्तुएं हैं तो वो जब बन के तैयार हुआ तो किसने बनाया? मानव ने बनाया होगा। तो मानव भी तो एक संसाधन हुआ। तो कहा जा सकता है कि प्रकृति, मानव निर्मित वस्तु और मानव, ये संसाधन है। मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, कोई भवन का निर्माण करना है। भवन का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे, मजदूर इत्यादि की जरूरत होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए? उस भवन बनाने के संसाधन हो गए। देखिए जैसे मजदूर है, मजदूर तो व्यक्ति हुआ ना, आप मानव हुआ ना, तो ये संसाधन हुआ कि नहीं? बिना मजदूर का बनेगा? बिना मिस्त्री का बनेगा? नहीं बनेगा। तो वही है। चलिए अब है कि आपको संसाधन की उपयोगिता है। अब संसाधन की उपयोगिता है, देखिए अब संसाधन, जो संसाधन है, हर संसाधन की अपनी अपनी उपयोगिता है। हर संसाधन को उपयोग किया जाता है, और जो संसाधन होता है उसका जो मांग है और मूल्य में अंतर होता है। किसी भी संसाधन को जो उसके रूप में परिवर्तन करके उसको उपयोगी वस्तु बनाया जा सकता है, और उसके अनुसार उसकी उपयोगिता बढ़ती है। केवल मान लीजिए लकड़ी है तो उसकी उपयोगिता उतनी अच्छी नहीं रहेगी। यदि उसको काट कर सही ढंग से अगर उसका फर्नीचर बना दिया जाता है, मेज बनाया जाता है, अलमारी बना दिया जाता है, पलंग खटिया आदि बना दिया जाता है, तो क्या होगा? उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, वही वस्तु और उपयोगी हो जाता है और मूल्यवान हो जाता है। तो वही है संसाधन की उपयोगिता। संसाधन की उपयोगिता कैसे? उसके रूप में परिवर्तन करके उसको और उपयोगी और बहुमूल्य बनाया जा सकता है। अब हम एक मूल टॉपिक को देखते चलेंगे। अब आते हैं संसाधन के प्रकार। अभी कुछ देर पहले हमने जाना कि संसाधन क्या है। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संसाधन होते हैं? संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसके बाद आपको मानव संसाधन होते हैं, उसके बाद आपको मानव निर्मित संसाधन होते हैं। आप देखिए प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? जैसे हमने जाना कि प्रकृति क्या है? ईश्वर की बनाई हुई चीजें, भगवान जी ने जिसको बनाया है, ऊपर वाले ने जो बनाया। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन, अगर इसको देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं और पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। या आदमी ने नहीं ना बनाया है, ये तो सब ईश्वर ने बनाया है, इस प्रकृति ने बनाया है। तो ये सब संसाधन जो क्या है वो प्राकृतिक संसाधन है, जिसको प्रकृति ने बनाया है। अब आगे हम इसको देखेंगे कि प्रकृति संसाधन जो है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उसके भी कई भाग हैं, उसके भी कई प्रकार हैं, उसको भी कई भागों में हमने अलग अलग बांटा है। जैसे भूमि है, अब यहाँ देखिए, इसमें हम समझते चलते हैं। जैसे भूमि है, यहाँ देखा हमने, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब भूमि के अंतर्गत क्या आता है? पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आता है, मरुस्थल, दलदली भूमि, ये सब शामिल होते हैं। मिट्टी के अंतर्गत क्या आता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ। जल के अंदर कौन कौन आएगा? नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि जल के अंतर्गत आएंगे। उसी अनुसार वनस्पति, जैसे यहाँ वन जीव, वनस्पति के अंदर क्या आएगा? पेड़, पौधे, झाड़ियाँ आएगी। उसके बाद आता है जैविक संसाधन। एक जैविक संसाधन होता है, एक अजैविक संसाधन होता है। जैविक संसाधन जिसमें जीव होते हैं, जीवन होता है, और अजैविक संसाधन वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं लेकिन उसमें जीवन नहीं होता है।
जैसे जैविक में छोटे जीवाणु, जीव जंतु, उसमें जीव होता है तो उसको जैविक संसाधन कहेंगे। इसको हम आगे समझ लेंगे। और जैसे खनिज, ये अजैविक संसाधन है, जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब अजैविक संसाधन है। आप इसको जब विस्तार से आप पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं मुख्य मुख्य चीज़ों को, शीर्षक को कर देता हूँ। हमने प्राकृतिक संसाधन को समझ लिया। अब समझते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। यानी मानव जो है वो ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। कोई भी चीज़ जब तक उसका निर्माण होगा तो उसका निर्माण कौन करेगा? मानव करेगा ना। तो मानव में संसाधनों के निर्माण और उपयोग की यह क्षमता उसकी दिमागी और शारीरिक क्षमता एवं कौशल से विकसित होती है। तो वही है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। अब आती है बात तीसरे संसाधन की, तीसरे संसाधन के प्रकार की। और ये क्या है? और ये क्या है डियर? ये है मानव निर्मित। नाम से ही लगता है मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित किया हुआ, मानव के द्वारा निर्माण किया गया। अगर हम आगे नहीं भी पढ़े तो समझ में हमको आएगा कि जो चीज़ें मानव के द्वारा निर्मित की गई हो वही संसाधन है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप और गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे हमने लकड़ी का उदाहरण दिया था, वन से लकड़ी आएगा, लकड़ी को उसको काट झाट के फर्नीचर, जंगला, खटिया, मेज, टेबल इत्यादि बनाया होगा ना। तो वही हुआ, यहाँ है कि मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं, भवन, ये सब मानव निर्मित है। सड़कें, इसको मानव ने बनाया, सड़क, ये सब मानव ने बनाया। अब आता है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को भी बांटा गया है। तो उनको बांटा गया है 5 वर्गों के आधार पर। 5 वर्गों के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को बांटा गया। चूंकि संसाधन वाले चैप्टर में, हम इस चैप्टर में मेन फोकस हमारा प्राकृतिक संसाधन पे ही है, और प्राकृतिक संसाधन ही बहुत बड़ा होता है। तो प्राकृतिक संसाधन को जो बांटा गया है, इन आधारों पे प्राकृतिक संसाधन को बांटा गया है। किसके आधार पर? विकास के एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। आप देखिए, प्राकृतिक संसाधन हम जानते हैं, भूमि, मिट्टी, जल, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। संसाधन को इसने 3 भागों को यहाँ दिखाया है। मानव संसाधन में केवल मानव आता है, मानवकृत संसाधन मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा इत्यादि। अब हमको यहाँ समझना है आपको प्राकृतिक संसाधन को। ठीक है बाबू, अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन को हमने ऊपर जाना कि प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकरण किया है, उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। वो कितने आधार पे हुए? 5 आधार पे। कौन से? विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। विकास के उपयोग की दृष्टि से 2 प्रकार हैं, वास्तविक और संभाव्य। उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। उपलब्धता के आधार पर, नवीकरणीय और नवीकरणीय। बहुत जल्दी इसको हम लोग समझ भी लेंगे। वितरण के आधार पर, सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक। स्वामित्व के आधार पर, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आइए इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। चलिए, अब हमने ऊपर देखा कि एक है विकास और उपयोग के आधार पर, क्या था? वास्तविक संसाधन था और संभाव्य संसाधन। अब समझ लेते हैं, वास्तविक संसाधन कौन सा संसाधन होता है? वास्तविक संसाधन वह संसाधन होता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हुई, पता है कि यह इतना में है, ये सामान इतना है। वह संसाधन जो
वह प्राकृतिक संसाधन वास्तविक संसाधन होता है। यहाँ लिखा हुआ है उन संसाधनों को कहा जाता है वास्तविक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों को उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। अब देखिए, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना पूछा जाता है आपको, झारखंड का अब्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, राजस्थान का तांबा इत्यादि उसके उदाहरण है वास्तविक संसाधन की। अब संभावना है। वास्तविक में क्या था, उसकी मात्रा आपको पता थी कि हाँ ये सामान इतना है, लेकिन संभाव्य संसाधन का मतलब इसकी संभावना है, इसकी मात्रा हमको ज्ञात नहीं है वर्तमान समय में, इनका वर्तमान समय में उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना है कि ये इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। जैसे केरल में मिलने वाला जो थोरियम है, पूछा जाता है कि थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो केरल है। लद्दाख में पाया जाना यूरेनियम, ये जो संसाधन है ये संभावित संसाधन है, इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा, इसकी कुल मात्रा भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो ये संभावित संसाधन हो गया। और ये किसके आधार पे था, ये विकास एवं उपयोग के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम आगे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव जिसमें जीव हो, अजैव जिसमें जीव नहीं हो। जैव संसाधन में कौन, जिसमें जीव, पेड़ पौधे, जन जीवन, इसमें जीवन है, यानी सजीव वस्तुएं। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन कौन से हो जाएंगे, अजैव संसाधन में हो जाएंगे निर्जीव वस्तुएं, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, ये सब अजैव संसाधन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उपलब्धता, माने अवेलेबल कौन चीज़ है, कौन चीज़ उपलब्धता के आधार पे नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जौन चीज नया फिर से बन जाए, अनवीकरण में वो फिर दोबारा से नहीं बने। अब मान लीजिए कि जो जिसका फिर से निर्माण हो जाए, अब सूरज का किरण है, खत्म कोई होगा, ये फिर से बंद हो जाएगा, बन जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन है। हवा है, ये नवीकरण फिर से बन जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये तो खर्चा हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं ना बनेगा, तो इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यही है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यह हो गया आपको वितरण की दृष्टि से सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक प्रकार के। जो संसाधन सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक होता है, उसको माने सब जगह पाए जाते हैं, जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी और पवन प्रमुख है, इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। अगर कहा जाए कि सर्वत्र उपलब्ध क्या है, सर्वत्र माने सब जगह अवेलेबल। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन भी प्रदान किए गए हैं जो सब जगह पाया जाता है, जैसे मिट्टी, पवन माने हवा। तो अगर पूछा जाए सर्वत्र उपलब्ध क्या है, जो सब जगह उपलब्ध हो। और स्थानिक संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पर ही उपलब्ध हो, स्थानीय कहा जाता है। वो किसी निश्चित स्थान पर भी है, उसको स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, कोडरमा में पाया जाने वाला अब्रक हर जगह नहीं पाया जाएगा, कोडरमा में पाया जाएगा। जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, यूरेनियम अभी हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं खास खास जगह मिलता है स्थानीय स्तर पे। छोटा नागपुर में पाया जाने वाला कोयला, ये सब चीज़। अब उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। इसमें क्या है, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, यानी उसके मालिकाना हक में होता है, किसका, किसी आदमी का उसका हक होता है, तो वो निजी संसाधन, निजी संपत्ति कहा जाता है। जब किसी राष्ट्र के अंदर पाया जाता है वो,
यानी कहें कि किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन की परिभाषा पूछे जाए तो बता सकते हैं कि किसी राष्ट्र के अंदर, किसी देश के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। क्लियर? उसके बाद आती है बात अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझ लेते हैं कि समुद्र तट के 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। अब इसमें भी एक कहानी है कि समुद्र तट है, ये समुद्र तट है, इससे 19 किलोमीटर 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो जो है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और फिर यहाँ से लेके आपको 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसको हम राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। और वहीं 200 किलोमीटर, इस 200 किलोमीटर के आगे जो क्षेत्र होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर कहा जाए कि 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र होता है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हुआ, इसको आगे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेंगे। चलिए अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उपयोग। अब होता क्या है कि हर जगह हर संसाधन उपलब्ध नहीं है, उसके अनुसार ही वितरण होता है। भारत में चाहे कहीं भी, कहीं मिट्टी कुछ रहे, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं भूमि नहीं, मिट्टी नहीं है, कहीं जल की कमी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पहाड़ पठार इत्यादि हैं। तो हर जगह हर चीज़ सही ढंग से उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, भिन्नता है, तो उस अनुसार उनका जो वितरण उस अनुसार होता है। ठीक है, आइए इसको आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। अब देखिए हो क्या रहा है, प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़ तो लिया, लेकिन प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई है उसको बचा के रखना भी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म भी तो हो जाएंगी, तो उसको संरक्षित करना जरूरी है। मान लीजिए कि पेड़ पौधा प्राकृतिक संसाधन है और इसकी जब कटाई छटाई होने लगेगी तो चीज़ें तो कम होने लगेगी। ज़मीन है, जब इसका अपवर्दन हो जाएगा, ये मिट्टी बह के चला जाएगा। जल है, जल को अगर संरक्षित ढंग से नहीं रखेंगे वो प्रदूषित रहेगा तो नुकसान होगा। हर चीज़ का भंडार है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। जल को अगर सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, देखते हैं कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं रहता है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ उपलब्ध नहीं है, वितरण की असमानता है। आपके यहाँ ज़्यादा है तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करें, उसकी संरक्षण बहुत ज़रूरी है, उसकी रक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर रक्षा नहीं रहेगा तो उसका भंडार धीरे धीरे भविष्य में क्या होगा, खत्म होने लगेगा, और खत्म से क्या होगा, हमें हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को हमें बचाना है, उसकी संरक्षण को बताना है, जिससे पृथ्वी बची रहे और पृथ्वी जो सतत चलती रहे। तो अगर आप पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पेड़ और लगाइए, जल को प्रदूषित होने से बचाइए। अब बताइए, कल कारखाने चीज़ें बनते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, तो वातावरण भी प्रदूषित होता है, हवा प्रदूषित होता है। हवा प्राकृतिक संसाधन है, प्रदूषित होता है, तो इन सब चीज़ों को बचाने की आवश्यकता है। अब आगे हम इस पाठ में आए महत्वपूर्ण टॉपिकों को एक बार देख लेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर को एक एक करके समझेंगे। तो आइए उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं पाठ में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। संसाधन, संसाधन का मतलब मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन हैं। उसके बाद क्या हमें और देखने को मिला, संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं।
कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स, मानवकृत संसाधन यानी ह्यूमन मेड रिसोर्स, और मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। जैसे भूमि, जल, छोटे जीव, बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन है। हमने और क्या जाना कि मानवकृत या मानव निर्मित ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव अपने से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके उनके स्वरूप और गुण में परिवर्तन करके जिस नए वस्तु का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे आदमी क्या करता है, किसी चीज़ को अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके उसमें उसके शेप में बदलाव कर देता है, उसके गुण धर्म में बदलाव कर देता है और अपने अनुसार उस चीज़ का निर्माण करता है, तो वो मानव निर्मित कहलाता है। अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो मानव के द्वारा निर्मित किया गया संसाधन मानव निर्मित संसाधन है। जैसे मकान, ये आदमी ही बनाता है ना, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, आपका विद्यालय भवन, कुर्सी, मेज, रेल, सड़क इत्यादि। आइए देखते हैं उसका मानव संसाधन। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। कैसे? आइए इसको देखते हैं। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स, मानव ही संसाधनों का निर्माण, खोज और उपयोग अपनी दिमागी और शारीरिक क्षमता से करता है। यानी आदमी जो है ना, वही संसाधन का निर्माण करता है, खोज करता है, अपना दिमागी और शारीरिक क्षमता से उसमें बदलाव करता है, वहीं वो सारा काम करता है। यानी मानव भी एक संसाधन है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि अतः मानव भी एक संसाधन है। जैसे राजमिस्त्री, शिक्षक, बढ़ई, मजदूर, इंजीनियर इत्यादि, इनके बिना कोई काम होगा? नहीं होगा। तो मानव जो है वो भी एक प्रकार का संसाधन है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमने पाठ में क्या देखा था? प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, और हमने देखा था कि 5 आधार पे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हुआ था। किसने आधार पर? 5 प्रकार। कौन कौन से आधार थे? तो आइए उन सबको हमने जो जाना उसकी परिभाषा देखते हैं। हमने क्या पाठ में जाना था? हमने जाना था कि विकास के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन का आपको वर्गीकरण होता है। विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर जो वर्गीकरण होता है कितने भाग में होता है? 2 भाग में, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन का परिभाषा क्या हमने देखा? वास्तविक परिभाषा जो संसाधन का जो परिभाषा है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है तथा जिनका उपयोग वर्तमान समय में उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा रहा होता है। वास्तविक संसाधन वह कहते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात है, जिसकी जानकारी है और वो वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। जैसे राजस्थान का तांबा, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, झारखंड का अब्रक, ऑस्ट्रेलिया का सोना इत्यादि। उसके बाद आ गया संभाव्य संसाधन। इसका परिभाषा क्या है? वैसा संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है, यानी इसकी मात्रा ज्ञात नहीं है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है। जैसे केरल का थोरियम, लद्दाख का यूरेनियम, ये क्या कहलाते हैं? ये संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था? वहाँ विकास के उपयोग के आधार पे प्राकृतिक संसाधन का। अगला देखते हैं। अगला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। इसमें एक जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। कौन से? जैव यानी बायोटिक रिसोर्स और अजैव अबायोटिक रिसोर्स। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं सभी सजीव जैव संसाधन कहलाते हैं। जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि।
अजैव संसाधन इसके उल्टा होगा। जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसका परिभाषा क्या है? सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि, ये सब अजैव संसाधन है। आइए, हमने क्या देखा था किताब में पढ़ते वक्त कि प्राकृतिक संसाधन को उपलब्धता के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्स और एक और नवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नवीकरणीय यानी इसके नाम से पता है जिसका नवीनीकरण हो जाए, फिर से वो नया हो जाए, फिर से बन जाए। अनवीकरणीय माने जो फिर से नया नहीं बने या जब बने तो बहुत समय बाद लगे। अब नवीकरणीय की परिभाषा क्या था? वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति यानी फिर से पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ये खत्म या समाप्त नहीं होते, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का किरण, पवन, जल, ये समाप्त थोड़ी होता है, नहीं होता है, फिर से आज गया फिर वो बन के चला आता है। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम। यानी एक बार ये जो उपयोग हो जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं आता है और आने में भी बहुत सारा समय लग जाता है, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आइए देखते हैं और क्या हमने किताब में देखा था। हमने देखा था वितरण के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन को देखा था। कितने प्रकार में देखा था? दो प्रकार में हमने देखा। कौन सा? सर्वत्र उपलब्ध माने सब जगह उपलब्ध संसाधन, आस्थानिक संसाधन यानी किसी खास स्थान वाला संसाधन। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन को यूबिक्विटिक्स रिसोर्स बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या है? ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, पवन, सूर्य की किरण, ये सभी जगह पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, जैसे इस स्लाइड से आप उसको रोक करके आप अपने नोटबुक में ये सबको उतार लीजिएगा। पाठ पढ़ने के बाद ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोटबुक में उतार के उसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं आगे। इसीलिए मैंने किताब को पढ़ाने के बाद उसके सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छांट करके उसकी छोटी छोटी परिभाषाओं और आसान परिभाषा को लाके आपके सामने रखा है। इसको आप याद करके रखिएगा और नोटबुक में सबको उतार लीजिएगा। अब है दूसरा स्थानिक संसाधन यानी लोकलाइज्ड रिसोर्स, यानी लोकल वाला रिसोर्स। ऐसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कोडरमा का अभ्रक, जादूगोड़ा का यूरेनियम, छोटा नागपुर का कोयला इत्यादि। तो ये वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन बांटे गए थे। अब आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी ये पांचवा। प्राकृतिक संसाधन को 5 आधार पर बांटा गया था ना, तो ये 5वां आधार है कौन सा? स्वामित्व के आधार पर। इसमें संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आइए इसको समझते हैं। अब बड़ा प्रमुख है ये निजी संसाधन यानी पर्सनल रिसोर्स, इसको प्राइवेट रिसोर्स भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्राकृतिक संसाधन निजी संसाधन, यानी किसी व्यक्ति का किसी संसाधन पे हक होता है, उसका उस पे मालिकाना हक होता है, उसका स्वामित्व होता है, जैसे उसको निजी संसाधन कहा जाता है, जैसे तालाब, खेत आदि। अब राष्ट्रीय संसाधन है किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले जो भी संसाधन है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब मान लीजिए राष्ट्र के अंदर पाए गए, हो सकता है समुद्र के में भी तो मामला बनता है, तो समुद्र के लिए कहा गया है कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें एक और बात है, वहीं तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है। आगे कभी फिर इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें एक आपको
और नोट करने वाली बात है और जानने वाली बात यह है कि 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है राष्ट्र की। ठीक है, ये हम अगर पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र अपवर्जक राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता है तो कह देंगे कि 19.2 से लेकर 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र। अब आया बात अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स। किसी राष्ट्र के समुद्र तट से 200 किलोमीटर के आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। इसको हम आगे नक्शा से समझते हैं। अब देखिए, यह हमारा नक्शा हुआ। अब अभी हमने कहा कि राष्ट्रीय क्षेत्र। आप देख रहे हैं कि सारा का सारा समुद्र है, ये सारा का सारा जो है ना, ये समुद्र है। तो मान लिए कि इसमें अगर तट यही ना हुआ, ये तट हुआ मैंने किनारा। अब यहाँ से 19.2 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय संसाधन है, और यहाँ से 200 मीटर तक जो है, 200 मीटर तक आपको राष्ट्रीय संपत्ति कही जाती है। अगर ये हम कह सकते हैं कि तट से 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। और इसमें यही बात वो कह रहा था कि 19.2 से लेके 200 तक के क्षेत्र को अपवर्जक कहा जाता है। यही अपवर्जक वाला बात कह रहा था। तो इतना एरिया है, 200 किलोमीटर वाला जो एरिया है ये राष्ट्रीय संपत्ति होती है। इतना वाला तट से ये आपको राष्ट्रीय संपत्ति और संसाधन होते हैं। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है 200 के बाद का, ये क्या होता है, ये जो संपत्ति हो, ये जो संसाधन यहाँ होते हैं, वो संसाधन क्या होते हैं, वो कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसलिए क्लियर हो गया कि 200 के अंदर तक राष्ट्रीय और 200 के बाहर अंतर्राष्ट्रीय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किताब के प्रश्नोत्तर को। ये तो किताब के पाठ को पढ़ने के बाद किताब में से छांट के अमृत निकाला गया था, वो था। अब किताब में जो प्रश्नोत्तर हैं उसको देखते हैं। चलिए, किताब में प्रश्न क्या था? पहला था आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न, और इनमें से क्या था? इनमें से एक प्राकृतिक संसाधन है, पंचायत भवन, भूमि, विद्यालय, हवाई अड्डा। कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो हमने किताब में पढ़ा था कि भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है? अब दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाया गया जल, ये सब प्रकृति के द्वारा। हवाई जहाज है वो क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है, यानी ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, आइए आगे। केरल में पाए जाने वाला थोरियम, अब इसमें क्या है? केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? आपको याद होगा कि हमने किताब में भी पढ़ा था और महत्वपूर्ण बिंदु में भी पढ़ा था कि जो पाए जाने वाला जो संसाधन है वो कौन सा संसाधन है? वो संभाव्य संसाधन है। और संभाव्य संसाधन का क्या मतलब है? कि जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है और वो उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। आगे आते हैं। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो संसाधन निर्माण के लिए तकनीक भी आवश्यक है, आवश्यकता भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सही, यानी चौथे का उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला क्या है? पहला है आपको खाली स्थान
संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो कौन कौन से संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं? तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि उत्तर बताते हैं कि मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। कैसे काम केवल मानव करेगा? जब तक प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा मानव कैसे आधार का काम करेगा? तो यहाँ उत्तर होगा प्राकृतिक एवं मानव एक का संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो एक का उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक एवं मानव संसाधन। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा होगा आपको राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है। तो राजस्थान में पाए जाने वाले तांबा वास्तविक संसाधन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? वास्तविक संसाधन के उदाहरण है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। हमने किताब में पढ़ा था और क्या पढ़ा था कि दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ क्या हो रहेगा? दिमागी। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो उसमें क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। कौन कौन से प्रश्न हैं? संसाधन की परिभाषा दें, संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखें, और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो आइए इन पांचों प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके जानते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है संसाधन की परिभाषा दें। तो क्या है संसाधन की परिभाषा? उत्तर क्या होगा? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। यह इसका उत्तर हो गया। आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन है? दूसरा प्रश्न। संसाधन के वर्गीकरण के आधार हैं विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण एवं स्वामित्व। अगला तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? यानी प्रश्न पूछता है कि प्राकृतिक संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है। तो उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका भंडार सीमित है, यानी एक कम मात्रा में, तथा भविष्य में यह उतना ही जरूरी है जितना आज, यानी जितना जरूरी आज है भविष्य में भी उतना ही जरूरी है, और इसका भंडार भी कम है, और यह अत्यधिक दोहन से ये समाप्ति की ओर है, और ज़्यादा दोहन हो रहा है इसका, और ये समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। भविष्य में पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। आइए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। उदाहरण के साथ लिखिए। हमने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन महत्वपूर्ण बिंदु में। देखिए उत्तर क्या होगा इसका? वैसे संसाधन जिनकी प्रतिपूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ये खत्म या समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं, जैसे सूर्य की किरण, पवन, जल इत्यादि। आइए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण। अब प्राकृतिक संसाधन के वितरण की असमानता, यानी प्राकृतिक संसाधन हर जगह एक समान नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उत्तर इसका क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण क्या होंगे? अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, स्थल रूप में भिन्नता। इसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा।
आइए आगे देखते हैं। अब फिर हमसे प्रश्न पूछा गया है चौथा सेक्शन में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। और प्रश्न क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उसके बाद है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। और चौथा प्रश्न है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? आइए इन चारों प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। चलिए अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। आइए, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण हमने उस वहीं पे पढ़ा था पहले कि 5 आधार पे किया गया था। अब यहाँ ये वर्गीकरण के साथ उदाहरण भी पूछ रहा है प्रश्न में। तो पहला वर्गीकरण का आधार क्या था? विकास और उपयोग के आधार पे, और विकास और उपयोग के आधार पर था वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन में क्या था? राजस्थान का तांबा उदाहरण, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, झारखंड का अभ्रक इत्यादि। और संभाव्य संसाधन में केरल का थोरियम, लद्दाख का यूरेनियम। वर्गीकरण के आधार पर पूछ रहा है। फिर दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पे था? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार में भी 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन के क्या उदाहरण है? पेड़ पौधे, वन जीव जंतु इत्यादि। अजैव संसाधन के उदाहरण क्या हैं? खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नील, नदी, झील इत्यादि ये हैं। चलिए आगे हैं, अभी इसमें और होगा। जैसे उपलब्धता के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन थे? नवीकरणीय और अनवीकरणीय हमने देखा था। तो नवीकरणीय का संसाधन में क्या होगा? सूर्य की किरण, पवन, जल इत्यादि। और नवीकरणीय में क्या होगा? लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इसके उदाहरण हैं। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन के क्या उदाहरण है? मिट्टी, पवन, सूर्य की किरण इत्यादि। स्थानिक संसाधन में कोडरमा का अभ्रक, जादूगोड़ा का यूरेनियम, छोटा नागपुर का कोयला इत्यादि। उसी तरह स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी में तालाब, खेत इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन में समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन और 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी 200 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर था। इसमें अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। प्रश्न कहता है कि संसाधन बनाए जाते हैं, इसको बताइए। अब जैसे मान लीजिए जंगल में लकड़ी है तो लकड़ी ही लकड़ी है, लेकिन क्या किया जाता है? उसको काट के लाया जाता है, उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अलग अलग चीज़ें जब बन जाती हैं तो कहा जा सकता है ना कि संसाधन को बनाया गया है। पहले तो केवल लकड़ी था, बाद में उसको काट के पलंग बनाया गया, कुर्सी बनाया गया, टेबल बनाया गया, दरवाज़ा बनाया गया, खिड़की बनाया गया। यानी लकड़ी को अलग अलग स्वरूप में बना दिया गया। तो कहा जा सकता है ना कि संसाधन बनाए जाते हैं। उसी का उत्तर है। तो देखिए अब कैसे लिखा गया है। जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन करके खटिया, मेज, पलंग, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा इत्यादि बनाई जाती है और लकड़ी को उपयोगी बना दिया जाता है। वहीं ऐसे ही पेड़ था, उस पेड़ को काट के अलग अलग चीज़ें बना दी गई। इसके अलावा एक और कुछ चीज़ें हैं। नदी या मरुस्थल में पड़े बालू, पहाड़ पर पत्थर किसी के काम के नहीं होते, वहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन उसको गांव और शहर में लाकर भवन निर्माण में, घर बनाने में उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो वो उपयोगी हो जाता है, वो संसाधन बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधन बनाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। संसाधन क्यों बचा के रखना है, इस पर प्रकाश डालना है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका भंडार सीमित है तथा भविष्य में यह उतना ही जरूरी है जितना आज। इनका भंडार सीमित है और ये आज जितना जरूरी है उतना भविष्य में भी जरूरी होगा। आप प्राकृतिक संसाधन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
जल नहीं रहेगा, पवन नहीं रहेगा, सूर्य की किरण नहीं, इसकी जीवन कल्पना की जा सकती है? तो ये जरूरी है। आज प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या जीवन की कल्पना हो सकती है? नहीं हो सकती है। आज प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक दोहन से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, जिससे वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, यानी लोग पृथ्वी पर सही ढंग से जीते रहें और उनका जीवन चलता रहे, इसलिए संरक्षण जरूरी है। उसके बाद भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी उपयोग के लिए ये प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है, क्योंकि रहेगा तब भी ना वो लोग भी उपयोग करेंगे। तो यही है, भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। आज ये खत्म हो जाएगा तो आगे वाला कौन, कैसे पीढ़ी इसको यूज कर पाएगा? तो यही बात है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ सहमत? यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक बर्बादी, दोहन और यूज का खर्चा से संकट पैदा कर दिया है आदमी ने। इसे कहाँ तक सहमत है? तो बिल्कुल इसे सहमत हुआ जा सकता है। तो उत्तर में क्या है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से कई जगहों पर भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और खत्म हो गए हैं। अधिकतर नदियाँ इतनी प्रदूषित हो गई हैं, अधिकतर नदियों का पानी, यहाँ पानी लिख लीजिएगा, इतनी प्रदूषित हो गई है कि जल पीने लायक नहीं रह गया है। ठीक है। उसके बाद है पेड़ों की कटाई और शहरीकरण का विस्तार इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि बहुत शीघ्र पर्यावरण में संकट उत्पन्न होगा। अधिकतर शहरों का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही। ये सारे प्रश्नों के किताब में दिए गए प्रश्नों के उत्तर है। आशा है आपको पसंद आया होगा, और आप यदि अपने सारे पुस्तकों के पाठ्य पुस्तकों के पाठों के प्रश्न उत्तर जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और रेगुलर बेस पे आपको मिलता रहे, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि आपके साथी इससे लाभान्वित हों। तो डेली इस तरह आपके प्रश्नों के उत्तर और पाठ को का विश्लेषण, उनकी महत्वपूर्ण विधि, इसी तरह आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।